हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। नाउ दोस्तों, कोई भी मैंने देखा नहीं है भारत के अंदर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, ऑक्सिलरी फोर्सेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन नेवी को क्रिटिसाइज कर सके, मिलिट्री कमांडर्स को क्रिटिसाइज कर सके, क्योंकि जिस प्रिसीजन के साथ हमने घर में घुस के मारा है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की है कि भाई कोई पॉइंट बच नहीं जाता। तो अब क्वेश्चन होता है कि क्या पॉइंट ढूंढे, हाउ टू क्रिटिसाइज विदाउट क्रिटिसाइजिंग द आर्म्ड फोर्सेस। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि मैं डायरेक्टली आर्म्ड फोर्सेस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, बट मुझे इंडियंस का यह कॉन्फिडेंस थोड़ा सा तोड़ना है। मैं चाहता हूं कि थोड़े दबे हुए इंडियंस रहे। मैं नहीं चाहता कि जो हमारी ब्रीड है, ये जो हमारी यूथ है, ये कॉन्फिडेंट रहे, ये उल्टी सीधी चीजें देखे और हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रह के किसी को पापा पापा बोले। ध्यान से समझिए। और इसीलिए मैंने दो सिंपल नैरेटिव देखे हैं। पहला नैरेटिव कि भाई सीज फायर कैसे हुआ, और इसका क्वेश्चन तो मैं खुद पूछ रहा था कि भाई सीज फायर कैसे हो गया, अचानक से कैसे हो गया, समथिंग इज सस्पिशियस। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बार बार पहले दिन से मेरी वीडियोस निकाल के देखिए कि कुछ डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे। आज वो हो चुके हैं, कल मैंने आपको बता दिया है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि कुछ तो डॉट्स कनेक्ट उस टाइम में नहीं हो रहे थे जब ये सो कॉल्ड सीज फायर, जिसे भारत बहुत क्लियरली कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन पॉज। क्यों पॉज किया, क्या कारण था। फिर एक दूसरा पॉइंट था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अनाउंस किया, क्यों किया। और एक तीसरा पॉइंट जो मैंने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे कोई एंटी ऑपरेशन सिंदूर कंटेंट नहीं चलेगा, लोग गुस्सा होंगे, तो फिर इसे कैसे रीपैकेज करके लाया जा सके। तो इसे रीपैकेज करके लाया गया है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ी डिजास्टर है। वेयर इज द लेजर आइड मैन। सिर्फ चश्मा पहनने से और रील बनाने से फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। अब मैं आपको प्रेमाइस दे देता हूं कि फॉरेन पॉलिसी फॉरेन मिनिस्टर यूजुअली नहीं बनाते, ये बनाते हैं आपके ब्यूरोक्रेट्स, ये बनाते हैं आपके वेटरन्स। और याद रखिए, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अकेले काम नहीं करती, मतलब आप मल्टीपल विंग्स लेके चलते हैं। अब जैसे बड़े सारे इंडियन बिलियनियर्स को बदनाम किया जाएगा, बट ये बिलियनियर्स ये जाके बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन बनाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप बनाती है उसी टाइम में। मतलब आप मल्टीपल काम करेंगे ना, अकेले तो फॉरेन पॉलिसी नहीं बनती। सर्विस के ऑफिसर जाते हैं, उसी तरीके से डिफेंस अटैचेस जाते हैं, एक इकोसिस्टम अप्रोच होता है। इसके अलावा थिंक टैंक्स होते हैं, इतने सारे थिंक टैंक मिलकर आपकी फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। बट यहां पे बताया क्या जाता है कि एक लेजर आइड मैन पूरी फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं और वो पूरी फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई हग डिप्लोमेसी क्यों कर रहे हो हग, और इस हग करने से क्या हुआ, इतनी कंट्री से जाने से क्या हुआ। तो जयशंकर साहब की किताब अगर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक क्लियर स्टांस समझ आ जाएगा कि भारत पूरी दुनिया से एंगेज कर रहा था, अब भारत पूरी दुनिया से प्रोएक्टिवली एंगेज कर रहा है। और आपका एक प्रेमाइस का क्वेश्चन है कि क्यों किसी कंट्री ने ओपनली ऑपरेशन सिंदूर के समय यह बोला नहीं कि हम आपके साथ खड़े हैं। दुनिया ने यह तो कहा कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट आपके साथ खड़े हैं, बट दुनिया ने यह नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हम आपके साथ खड़े हैं। आपने इतने सारे हक किए, इतनी सारी कंट्रीज में गए प्राइम मिनिस्टर मोदी, इतनी सारी कंट्रीज में जयशंकर साहब गए, इतनी सारी डिप्लोमेसी काम की, इट्सा काम करता है, ओआरएफ काम करता है, रायसेना डायलॉग्स क्रिएट करते हैं, तो फिर ये कंट्रीज आपको सपोर्ट क्यों नहीं करती। क्योंकि दोस्तों, हम दुनिया को कहते हैं दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। समझ रहे हैं आप, हमने किसी कंट्री को किसी वॉर में सपोर्ट नहीं किया पब्लिकली। ध्यान सुनिए क्या बोला मैंने, पब्लिकली। बट ये दुनिया जानती है कि इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में भारत इजराइल के साथ टिल्टेड है। उसी टाइम में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में हम रशिया के साथ टिल्टेड हैं। तो पब्लिकली हमारा स्टांस क्या है, डिप्लोमैटिकली हमारा स्टांस क्या है, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। बट हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, हमारी डिफेंस कंपनीज वो काम कर रही हैं, क्यों ना करें। अगर तुर्की ने यह कहा कि भाई कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो हमने कहा अर्मेनिया अर्मेनिया अर्मेनिया, पिनाका पिनाका पिनाका। तो आप समझिए, फॉरेन पॉलिसी, इंटेल ऑपरेशंस, आपके जितने अदृश्य हैं, आपकी कंपनीज हैं, आपके जितने अंबेसडर्स हैं, अंबेसडर्स मतलब आपके रिप्रेजेंटेटिव, द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सब मिला के फॉरेन पॉलिसी बनती है। सब कुछ
एवरीथिंग, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर एंड हिडन पावर्स। आप अपनी मैक्स पावर लगा के गेम्स खेलते हैं। और यहां पे सबसे आसान तरीका यह है कि आप कॉर्नर करके यह बोलें फॉरेन पॉलिसी खराब है। अगर फॉरेन पॉलिसी खराब है तो फिर आप यह कहेंगे कि हमें हग नहीं करना चाहिए, वी शुडंट हग पीपल। हग करने से क्या परेशानी आती है? अब आप सोचिए, जो बाइडेन को क्यों हग किया? क्योंकि पड़ोस में बांग्लादेश से शेख हसीना को एलिमिनेट कर दिया गया, बिल्कुल अचानक से गायब। अब बाकी कारण आप बड़े समझदार हैं तो आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि यह कहानी खुद सेंट मार्टिन्स आइलैंड की कहानी खुद शेख हसीना बोल के गई है, ये तो मैंने नहीं कहा। इमानुएल मैक्रों को हग क्यों किया? पहली बात तो ये हमारा कल्चर है, वी विल एंगेज विथ एवरीवन, वी विल एंगेज विथ देम मोर प्रोएक्टिवली। हम ज्यादा एंगेज करेंगे, हम प्रोएक्टिवली एंगेज करेंगे, हम नए रीजन्स के साथ भी एंगेज करेंगे, हम उन कंट्रीज को विजिट करेंगे जिन कंट्रीज को हम यूजुअली विजिट नहीं करते थे, क्योंकि साइज चेंजेस एवरीथिंग। 2008 में बराक ओबामा ने तो कह दिया कि भाई वी स्टैंड विथ यू, बट हमने कोई हिट नहीं किया, क्योंकि बराक ओबामा को यह पता था कि देयर विल बी नो हिट। तो 4 स्टेटमेंट देने से क्या फायदा हुआ? बट आज के इंडिया के साथ यह चीज बिल्कुल क्लियर है, और यह चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीडरशिप के कारण आती है, यह आपकी इकोनॉमिक साइज के कारण आती है। तो आज की लीडरशिप को एग्जैक्टली पता है कि आप उरी भी कर सकते हैं, बालाकोट भी कर सकते हैं, उसके बाद पहलगाम के बाद आप पूरे पाकिस्तान को कहीं पे भी आप ब्रह्मोस छोड़ सकते हैं। और अगली बार क्या करेंगे आप? द वर्ल्ड डजंट नो। तो इसीलिए जब आप ये चीजों को ब्रेन वॉशिंग कंटेंट बना के देते हैं कि ब्रेन वॉश कर दें, थोड़ी वीकनेस दिखा दें, ऑपरेशन सिंदूर को मत बदनाम करिए, ऑपरेशन सिंदूर को बदनाम मत करिए। क्या पता कब शुरू हो जाए, पॉज पे है भैया। क्या पता क्या डिजाइन्स हैं, सारे डिजाइन्स आप बता नहीं रहे, बिहाइंड द लाइंस जो काम हो रहे हैं वो आप बता नहीं रहे, उसे भी बताइए। तो फ्रांस के साथ झप्पियां करके क्या मिला? रफाल। रफाल कितने गिरे, कितने नहीं गिरे, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लीजिए। व्लादिमीर पुतिन, झप्पी करके क्या मिला? आप ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर में हैं, आप एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में हैं। आप कहेंगे तो दुनिया के सामने कि नहीं, हम कोई एंटी वेस्ट कोलिशन नहीं बनाना चाहते, बट आप नेगोशिएट सबके साथ कर रहे हो। आप क्यों ये नेगोशिएशन करते हो? आप क्यों सबसे बात करते हो? ताकि आप हेजेस क्रिएट कर सको कि जब आपके सिर पे बैठ के कोई ब्लैकमेल करे, जैसे आज आसिम मुनीर के साथ हो रहा है, तो आप बोलो कि नहीं भाई, विल नॉट बी ब्लैकमेल्ड। एक एक करके कहानी देखिए। क्या मिला आपको? S-400 Su-57 कभी भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए आ सकता है, दे आर रेडी। अब आप पूछेंगे क्या जरूरत थी इजराइल के पास जाने की? तो अब मैं आपको पूछता हूं कि मैं पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करने से मुझे क्या मिलेगा? एग्जैक्टली भारत को क्या मिलेगा? इजराइल के साथ भारत को मिल रहा है टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, टॉप ऑफ द लाइन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज भारत इजराइल के साथ लॉबी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे वॉशिंगटन में और ज्यादा इंफ्लुएंस चाहिए। क्यों? आप नहीं चाहते भारत ज्यादा इंफ्लुएंशियल बने और पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करने वाले लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका से। एब्सोल्युटली आपको यह मानना पड़ेगा कि अमेरिका इस टाइम में पूरे दुनिया का सबसे बेताज बादशाह है, यह आपको मानना पड़ेगा। बट पैरेलली एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में आप सबके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, तो आपको अमेरिका से इन्वेस्टमेंट चाहिए, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, आपको कंपनी चाहिए। अब इसकी पेस टू एंड फ्रो होते रहती है। यहां पे कोलैबोरेशन भी है, कंपटीशन भी है। याद रखिए, जब आप व्लादिमीर पुतिन से एंगेज कर रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो आपसे सपोर्ट मांग भी रहे हैं, बट एक कंपटीशन भी है। और याद रखिए, अपनी रैंकिंग पूरी दुनिया में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स हैं। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब आप भारत को देखते हैं तो अमेरिका भारत को देखता है कि भाई वो चाइना को काउंटर करने के लिए है। उसी तरीके से पाकिस्तान का सिग्निफिकेंस चाइना और अमेरिका के लिए यह है कि भाई कभी इंडिया ज्यादा हवा में उड़ने लगे तो हमारे पास आसिम मुनीर है ना। उसी तरीके से आसिम मुनीर का यह यूटिलिटी है कि ही विल हेल्प एवरीवन इन ईरान। तो आज सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन कॉज के लिए पेप्सिको की बोतल फोड़ने वाले पाकिस्तानी, उनके जर्नल कहां है? आर दे स्टैंडिंग विथ ईरान? नो। शहबाज शरीफ स्टैंड्स विथ ईरान, आसिम मुनीर स्टैंड्स विथ यूएसए इजराइल। और पासपोर्ट में लिख दो बांग्लादेश और पाकिस्तान, पासपोर्ट में लिख दो कि एनीवेयर एक्सेप्ट इजराइल। विरोधावस्था, यही गेम है। दिस इज अ गेम।
आपको सिक्योरिटी देखना पड़ेगा, आपको इकोनॉमी देखना पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी देखना पड़ेगा, आपको जियो स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी, आपको मल्टीपल डोमेन्स देखने के बाद आप दो चार शब्द बोलते हो। बट जब हम बोलते हैं बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अजरबैजान, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सटल हिंटिंग कर रहे हैं, कंट्री को एक सटल हिंट दे रहे हैं कि भाई देखो, यू आर वेरी स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द रेड लाइन। जिस तरीके से आप बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, हर जगह आप जहां जहां इंटरफेयर कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये हाउडी मोदी और ये नमस्ते ट्रंप ये करने की क्या जरूरत है? अरे भाई इन्फ्लुएंस बिल्ड करें या ना करें? और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वो कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं तो वो कंजर्वेटिव रिपब्लिकन के साथ ही लॉबी करेंगे ना। क्या ऐसा कोई रिलेशनशिप भारत की किसी और पॉलिटिकल पार्टी की, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूएस के साथ नहीं है? जरा कमेंट में बताइएगा। अब आप पूछेंगे ये सब करने का क्या पॉइंट है? पर्सनल रैपो बनाना। पर्सनल रैपो बनाने से जो आपके 4 काम होने होते हैं उसके जगह 5 काम हो जाते हैं। बट क्या ट्रंप वही आदमी है? क्या ट्रंप अब एक मजा हुआ खिलाड़ी है? एब्सोल्युटली यस। क्या ट्रंप आने से भारत को फायदे हुए? मैं आपको कहूंगा एब्सोल्युटली यस। क्यों पता है? क्योंकि जब बाइडेन साहब थे तो वो बांग्लादेश जैसे काम कर रहे थे भारत के आसपास, श्रीलंका, बांग्लादेश। जरा कनेक्ट द डॉट्स। ट्रंप एटलीस्ट ये नहीं कर रहा। बट ट्रंप के साथ क्या परेशानी है? वो तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए देखेगा। आप कंजर्वेटिव हैं, आप कंजर्वेटिव के साथ खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप जो बोलोगे वो अमेरिका कर देगा। अमेरिका इज द बॉस, उसको पूरी दुनिया मैनेज करनी है। जब उसको पूरी दुनिया मैनेज करनी है तो उसके पास दिन की 50 विरोधावस्थाएं होती हैं। 5 विरोधावस्था मतलब एक उसकी एजेंसी कहेगी कि मुझे तो इंडिया के साथ दोस्ती करनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडो पैसिफिक की जो फ्लीट होगी उनकी वो बोलेगी इंडिया इज आवर मेन पार्टनर। बट उनका जो सेंट्रल कमांड होगा जो मिडिल ईस्ट को देख रहा है वो कहेगा पाकिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर। अब समझिए ये विरोधावस्था। इतनी एजुकेशन तो है आप में ना। ध्यान से देखिए, शिंजो आबे को आरती क्यों लगवा रहे थे? आज ये नहीं है दुनिया में, क्यों आरती लगवा रहे थे? आप कल्चरल एक्सचेंज कर रहे हैं, आप इन इमेजेस को वायरल करेंगे, आप लोगों को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको पास लाना चाह रहे हैं। हाउ द प्रो इजरायली लॉबी इज इन्फ्लुएंसिंग यूएस फॉरेन पॉलिसी। आप सोचिए कि क्यों हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप करना पड़ता है। व्हाई डू यू नीड ऑल दिस? टू बिल्ड, टू मेक इनरोड्स इनटू द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कैसे किया इजराइल ने? क्या आप उसे, मतलब मेरा पॉइंट यह है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे या नहीं? आपका नेशनल इंटरेस्ट यह कहता है कि आपको पावरफुल लोगों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है उनसे रिलेशन मेंटेन करना है। तो आप क्या उनके साथ काम करेंगे या आप ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, इससे हमें दूरगामी नुकसान हो रहे हैं? आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ दूरगामी नुकसान, क्योंकि यहां तो मुझे दोनों साइड से यह दिखता है कि अमेरिका बहुत सारी विरोधावस्था क्रिएट करेगा, हमेशा है उसके पास, क्योंकि ही हैज टू मैनेज द वर्ल्ड। बट आर वी इंगेजिंग? यस। आर वी इंगेजिंग विद रशिया? यस। क्या हम हेज की तरह यूज करते हैं रशिया? यस। क्या रशिया हमारा अच्छा पार्टनर है? एब्सोल्युटली यस। सो यू हैव टू थिंक विथ डेप्थ, यू हैव टू बी नुआंस्ड। आपको एक एक चीज को समझना पड़ेगा, ऐसा ब्रॉडर ग्रे पिक्चर बना के काम नहीं होगा। उसके बाद देखिए, व्हाट प्राइस इज पाकिस्तान फील्ड मार्शल मुनीर पेइंग फॉर अ फ्री लंच विथ ट्रंप? और ये सुशांत सरीन साहब ने लिखा था। तो ये सरीन साहब ने क्या एसेंशियली बोला कि भाई अगर आप वहां जा रहे हो, अगर आप वॉशिंगटन में हो, तो वॉशिंगटन में आपको दे के आना पड़ता है। हु इज साजिद तरार द मैन हु फैसिलिटेटेड द डोनाल्ड ट्रंप आसे मुनीर लंच? अब ध्यान से समझिए, पाकिस्तान में भी 2 लॉबी है। पाकिस्तान की एक लॉबी चाहती है कि पाकिस्तान चाइना के नजदीक रहे। पाकिस्तान में एक दूसरी लॉबी है जो चाहती है पाकिस्तान अमेरिका के पास हो। और इसी फाइन बैलेंस को रिफाइन करने आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गए हैं पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि एक चीज समझ आ गया, चाइनीज वेपन्स वो काम नहीं कर रहे। अमेरिका बचाने नहीं आया पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में कोई बचाने नहीं आया पाकिस्तान को जब वो पिट रहा था। तो नाउ ही इज फाइटिंग फॉर कवर। साथ ही साथ बड़ी सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको एक चीज समझ आएगी। और यहां पे आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिक्लाइन क्यों किया। ट्रंप साहब फोन करके कह रहे हैं कि आप भी आ जाओ। व्हाई? बिकॉज ट्रंप वांट्स टू क्रिएट अ पॉलिटिकल फ्लेयर फॉर हिमसेल्फ। उसे ये पूरी दुनिया को दिखाना है कि देखिए भाई मैं हूं पापा, मैं वॉर रुकवाता हूं। वो जब आया था इलेक्शन
के टाइम में कैंपेन कर रहा था, तब उसने बोला था कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर ऐसे पहले हफ्ते में ईरान इजराइल, है ना, ईरान इजराइल, या आप कह लीजिए कि गाजा वॉर विल बी ओवर। बट हुआ क्या है अभी? अभी ये हो रहा है कि यूएस मिलिट्री स्लोली बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द वॉर, और व्लादिमीर पुतिन किसी की बात सुन रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। तो भाई अपने इलेक्टोरेट को खुश करने के लिए 2-4 स्टेटमेंट बूढ़ा आदमी दे दे रहा है, दे देने दो। इंडिया ने उसे काउंटर कर दिया, एब्सोल्युटली यस, क्लियरली ओपनली पब्लिकली बोल दिया जी हां। ये देखिए G7 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया था, क्योंकि आसिम मुनीर उधर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला लो, मतलब दोनों को इक्वालिटी पर रखने की कोशिश। क्या है ये अमेरिका और वेस्ट हमेशा से करता है? जी हां, तभी तो पार्टीशन हुआ। आपको क्या लग रहा है हवा में पार्टीशन? आपको क्या लग रहा है अभी भी कि जिन्ना ने पार्टीशन करा दी थी? अच्छा, अब आप पूछेंगे कि ये लेजर आइड मैन की जरूरत क्या होती है? देखिए भाई, एक एक चीज है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। आप मान लीजिए स्लाउच करके लोगों से हाथ मिला रहे हैं, तो आपको देखा जाएगा कि फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो झुक के बात कर रहे हैं। आप फॉरेन मिनिस्टर को क्या बता रहे हैं? फॉरेन मिनिस्टर इज योर स्पोक्स पर्सन, ही इज योर स्पोक्स पर्सन, ही इज योर ब्रांडिंग। वो आपकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, ग्लोबली ब्रांडिंग कर रहे हैं, बट ही इज सेइंग व्हाट अ प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट से। ही इज गिविंग हिंट्स। वो अलग अलग जगह फाउंडेशंस में बैठ के स्पीचेस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ही इज गिविंग हिंट्स अबाउट व्हाट इज इंडिया स्टांस, व्हाट इंडिया थिंक्स, हाउ इंडिया थिंक्स, व्हाट इंडिया एक्सपेक्ट्स। तो वहां पे जो कड़की वाली स्पीचेस आपको जो पसंद आती हैं या रील कटती हैं जिसकी, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी वो चीजें नहीं कहेंगे। कुछ चीजें बुलवाई जाती हैं, कुछ चीजें शेख हसीना कह देती हैं, जैसे कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड। हेमंत बिश्व शर्मा ने एक अभी वार्निंग दी, किसे? बांग्लादेश को, कि भाई आपके 2 चिकन नेक हैं। ये स्टेटमेंट ना फॉरेन मिनिस्ट्री से आई ना ये, तो आप कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है ये हवा में चलती है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज? ही इज एब्सोल्युटली कम्युनिकेटिंग टू द वेस्ट, टू द वर्ल्ड, कि भाई दिस इज हाउ यू ट्रीट अस, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, एंड दिस इज व्हाई you should hear our argument. You cannot ignore India now at any cost. और ध्यान से सुनिए, यूरोप्स प्रॉब्लम इज एवरीवन्स प्रॉब्लम। रिमेंबर क्यों बोला था ये? क्योंकि जब प्रॉब्लम वेस्ट में होती है तो इंडिया से तुरंत बोला जाता है टेक साइड्स। इंडिया डिडंट टेक अ साइड, इंडिया डिड नॉट सपोर्ट। तो हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि दे विल सपोर्ट, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर्स? अब आपका क्वेश्चन था फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी ये मेधावी छात्र जो कि एग्जाम क्लियर करते हैं, ये पढ़ते लिखते हैं, इन्होंने एनसीईआरटीज पढ़ी, मल्टीपल किताबें पढ़ी, हर दिन अखबार पढ़े, ट्रेनिंग ली, अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं, और इसके बाद जब ये 15-20 साल काम कर लेते हैं तब ये फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन तय करते हैं। तो अगर इंडियंस स्मार्ट है तो दिस इज द स्मार्टेस्ट ऑफ द लॉट। अगर आईआईटीएंस आर स्मार्ट, आईएम के बच्चे स्मार्ट हैं, तो आईएएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, दे आर ब्रूटली स्मार्ट। सो अ मिनिस्टर कैन बी एनीवन, अ मिनिस्टर कैन हैव लेजर आईज, बट डू नॉट डेनिग्रेड द फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं। डू नॉट डेनिग्रेड ओआरएफ, डू नॉट डेनिग्रेड द फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, क्योंकि यह काम आपके एक्सपर्टीज का है ही नहीं। इंडिया stresses strategic autonomy amid US envoy remark। बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमें दिए जाते हैं, तो हमने बहुत क्लियरली कहा है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, के हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, टू स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब केस बाय केस बेसिस पे हम अपनी पार्टनरशिप, अपनी फ्रेंडशिप को रिवैल्यूएट करेंगे। वी कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स विथ रशिया, ध्यान समझिए, वी कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स विथ रशिया, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट इन रशिया यूक्रेन वॉर वी आर सेइंग वी कैन हेल्प to close it down, to bring peace, but behind the lines we are with Russia. So multiple layers होते हैं, single layer नहीं। So if we are not supporting publicly any country, ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूं, अगर हम publicly किसी country को war में support नहीं कर रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि behind the lines नहीं कर रहे। उसी तरीके से अगर publicly कोई country हमें support नहीं कर रही, इसका मतलब यह नहीं होता behind the lines नहीं कर रही। स्मार्ट लोगों के लिए इशारे काफी होते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। प्राइस ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, व्हाट रशियाज रिएक्शन टू ऑपरेशन सिंदूर टेल्स इंडिया। कंफ्यूजन लगता है ना, रशिया क्या कह रहा है, इजराइल क्या कह रहा है, फ्रांस क्या कह रहा है, वेपन्स किसके लगे हुए, वेपन्स किसके लगे हुए, इंडिया के लगे हुए, यूएस के, फ्रांस के, रशिया के, सबके अपने इंटरेस्ट है।
और इंडिया क्या हमेशा अप्रूवल, क्या हम कोई मतलब बच्चे हैं क्या? मतलब $10 बिलियन की इकोनॉमी है क्या कि हर बार अप्रूवल कोई साइन करेगा तभी हमें कॉन्फिडेंट फील होगा? सो एंड ऑफ रोड फॉर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, किसी भी आप हिस्ट्री की किताब ले लीजिए, बिपिन चंद्रा ले लीजिए, कोई भी एक किताब ले लीजिए और आप पढ़िए उसमें, तो उसमें सबसे बड़ा एक टेबल होगा फेलियर ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं आज की फॉरेन पॉलिसी फेल्ड है, आर्ग्यूमेंट समझिए, आज की फॉरेन पॉलिसी फेल्ड है, तो इट इज नॉट अ रेवोल्यूशन, इट इज नॉट अ रेवोल्यूशन, इट इज अ एडिशन। ये इवोल्यूशन है रादर देन अ रेवोल्यूशन। तो हमारी पुरानी फॉरेन पॉलिसी, इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड नॉट चेंज समथिंग, इट इज आवर फॉरेन पॉलिसी, इट हैज बीन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप एक दिन में अपनी फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन्स नहीं चेंज करते। क्या आप चाहते हैं कि हम रशिया की गोद में जाके बैठे या अमेरिका की गोद में बैठे? और क्या आपको लगता है कि अगर आप लिस्ट में 3-4 नंबर पे आना शुरू हो चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके नेबरहुड में, क्या नेपाल में, श्रीलंका में, और मेरे व्यूअर्स बहुत स्मार्ट है, मैं एक चीज तो मानता हूं, मेरे व्यूअर्स बहुत स्मार्ट है, तो आप ही बताइए ना, म्यांमार में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है? क्या सारे बड़े पावर्स वो खेल नहीं रहे? तो आपके नेबरहुड में आके क्यों खेल रहे? क्योंकि यू विल बी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो। तो वो अपने इंटरेस्ट आसपास बना रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना एक्सपैंड ना करे, इसलिए वो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो म्यांमार में इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो साउथ चाइना सी में इंटरेस्टेड है। क्योंकि अमेरिका नंबर 1 पे तभी रहेगा जब चाइना नंबर 2 पे रहेगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए। मल्टीपल बुलीज एट वर्क आउट टू क्रिएट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और हां, एक बड़ी आपने अच्छी बात कही, ओबामा साहब पीस की बात करते हैं और पीस की बात करते करते ये बोल देते हैं राइट टू सेल्फ डिफेंस। क्या कर लिया हमने? क्या कर लिया एग्जैक्टली? क्या किया था हमने? वी डिड नॉट डू एनीथिंग। अब आप पूछेंगे ये कैसे डिटरमाइन हुआ कि हम कुछ नहीं कर रहे? ऑब्वियसली आपको एडवाइजरी मिली होगी, सर हमारी इकोनॉमी की स्थिति वैसी नहीं है, सर आपकी जो पार्टी है वो अभी फुल्ली पावर में नहीं है, स्ट्रांग मेजोरिटी नहीं है, सर इसका रिटेलिएशन ग्लोबल आ सकता है। तो आपने बोला ठीक है, लेट्स काउ डाउन, लेट्स वेट फॉर अ वाइल। बहुत सारे ऐसे टाइम्स थे जब हमने रिएक्ट नहीं किया। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने रिप्लाई नहीं किया, मनमोहन सिंह साहब ने उसके बाद कोई रिटेलिएशन नहीं की 2008 के बाद। उसका रीजन आज हम रिटेलिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी आर एट दैट पोजीशन। तो प्लीज डोंट ब्रेक आवर कॉन्फिडेंस, प्लीज यार। इंडिया के कल के यूथ को बरगलाना बंद करो यार। द पीपल हु आर कॉन्फिडेंट, उनको यह पता है कि वो देश के लिए काम करके देश को बिल्ड करेंगे, उनको बरगलाना बंद करो। ऑब्वियसली देयर विल बी इश्यूज। आप बिग स्टेक्स गेम खेल रहे हैं तो चाइना, यूएस, रशिया ये आपके साथ गेम खेलेगा, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। इसमें फॉरेन पॉलिसी अकेले काम नहीं करती। देयर इज अ सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, देयर इज अ इंटेल एस्टैब्लिशमेंट, देयर इज फॉरेन पॉलिसी, देयर इज बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, देयर इज पीपल टू पीपल। ये सब मिलकर तोड़ के मारते हैं, या फिर कोलैबोरेट करते हैं, या फिर कॉम्पीट करते हैं। तो आपको जहां पे प्रॉब्लम्स दिखती है, ऐसी द्वंद, यूजुअली कंपटीशन चल रहा है। जहां आपको दिखता है सिनर्जी, मतलब दो इंस्टीट्यूशंस मिल चुकी है, जहां पे आपको दिखता है कॉन्फ्लिक्ट, वहां पे ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ता है। और ऑपरेशन सिंदूर करने के टाइम में आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बुलाते हो, आप इंडियन नेवी को बोलते हो कि डू इट, जस्ट डू इट। तो व्हेन यू आर टेलिंग दिस, तो फिर डिप्लोमेसी कहां गई? डिप्लोमेसी फेल्स विथ पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान नेवर डील्स विथ अस विथ डिप्लोमेसी। वो मिलिटरीली हमसे डील करते हैं। समझो यार इस चीज को। इंडिया हैज ओनली पॉज्ड मिलिट्री एक्शन। कहां से आया? उरी। इट इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ इकोनॉमी। उरी, देन नेक्स्ट वी हैव धीरे धीरे हमने क्या किया? हमने लेवल्स बढ़ा दिए इनके। पहली बार ऑफिसर्स गए, पहली बार सोल्जर्स गए, उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट गए, तीसरे बार क्या कर दिया भाई? और आपको यह भी बताऊं, उरी से पहले म्यांमार में हमने सेम काम किया था 2015 में। तो 2015 में, 2016 में, 2019 में, और अभी पहलगाम के बाद अब तो हमने कॉस्ट इतना बढ़ा दिया कि पहले दिन ही हमने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मारा। अब क्या बात कर रहे हो यार? फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई, फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। एक प्रॉब्लम है, ट्रंप बड़बोला है, सीजफायर अचानक से हुआ, ये एक प्रॉब्लम है। बट उसका भी आपको कारण बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार फाइनली एडमिट्स दे आस्क्ड फॉर सीजफायर आफ्टर इंडिया स्टक नूर खान एंड। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है, वो हमारे अगेंस्ट चला रहे हैं। आपको इंडिया के साइड से बात करनी चाहिए। जब तक पूरा स्मोक खत्म नहीं हो जाता, अभी तक आग का स्मोक है।
और अगर नहीं समझ आती तो थरूर साहब की बात सुन लेनी थी। 1971 2025 सेम नहीं है। मैं मानता हूं कि इंदिरा गांधी जी ने जो बांग्लादेश को क्रिएट किया, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भारत, बट कुछ अनफिनिश्ड कहानियां हैं। 1971 वाली स्थिति नहीं है। सोवियत के साथ हमने प्योर अलाइनमेंट कर ली थी 1971 में। क्या आज हमने ऐसी कोई अलाइनमेंट की है? फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की है कि भाई वो अपने न्यूक्लियर सबमरीन भेज दें अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर? उस समय हमें पता था वी आर गोना क्रिएट अ कंट्री, देयर विल बी प्रॉब्लम्स। और उसके बाद देखिए प्रॉब्लम्स क्या हुआ। उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ? जेपी आंदोलन हो गया। अब बाकी आप तो स्मार्ट हैं, ऐसे आंदोलन कैसे होते हैं, बट फिर भी 1971 में हमारे क्या मिला? हमें क्या मिला? वी कट पाकिस्तान, बट हमारा सिलीगुड़ी तो पतला ही रह गया। सो हर जगह वीकनेसेस हैं। शिमला अग्रीमेंट की भी बात की, अभी आपको बताता हूं शिमला अग्रीमेंट का क्या आर्गुमेंट है। और ये कश्मीर के ऊपर इंदिरा गांधी जी का स्टांस हार्ड था, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो ब्लंडर्स हुई कश्मीर में वो 1947 1950s में हुई, हमने इंटरनेशनलाइज किया। वो ब्लंडर्स किसके अंडर हुई? उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत क्लियर स्टांस रखा कश्मीर पे। मानता हूं आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन इस रेजिम में हो गई। अगली जो रेजिम होगी वो इससे हार्ड स्टेप्स लेगी। साइज ऑफ द इकोनॉमी माय बॉय, वेरी सिंपल। और यहां ध्यान से देखिए, आपने बोला कि सबसे बड़ी गलती आज ये है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया। नहीं भाई, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और अगर इंडस के ऊपर बात करनी है तो पीओके के ऊपर बात होगा, और यही नुआंस आप नहीं समझ पाए। पाकिस्तान चाहता है कि अब आपने इंडस वाटर ट्रीटी बंद करी, अबेयंस में रख दिया, तो वो कह रहा है कि हमने शिमला समझौता उसको रद्द कर दिया। ब्यूटीफुल माय बॉय, ब्यूटीफुल, डू इट। बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि इसने कहा शिमला अग्रीमेंट इज ओवर, अब हम इसे इंटरनेशनलाइज करेंगे। ओ भाई करना, तूने पहले कौन सा नहीं किया था? तो पहले कौन सा सज्जन की तरह डील करता है? तू कर यार इंटरनेशनलाइज। एवरी डे यू डू इंटरनेशनलाइज, द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड विल नॉट चेंज। चाइना हर दिन एक मैप पब्लिश करता है अरुणाचल का, सिचुएशन ऑन द ग्राउंड डजंट चेंज। आप कोई भी मैप पब्लिश करते रहो, आप इंटरनेशनली करते रहो, हम भी अपनी चाबियां लगाते रहेंगे। और हर चाबी के बारे में बताया नहीं जाता, कैसे चाबियां लग रही हैं, कहां कहां लग रही हैं। कुछ चीजें तो आपको समझ भी आती होंगी, पाकिस्तान में हर चीजें अचानक से ऐसे नहीं हो जाती। वाई पाकिस्तान अबेयंस ऑफ शिमला अग्रीमेंट इज अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक? एटलीस्ट यार आर्टिकल्स पढ़ लो, बेसिक आर्टिकल पढ़ लो। ये क्या, ऐसा लगता है यार पढ़ाई लिखाई की कमी रह गई है। शिमला समझौता आप जैसे ही रद्द करते हो, इसका मतलब आप एलओसी को रद्द करते हो। इसका मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्यों बाउंड्री नहीं है। कल को इंडिया लेके बैठ जाए और बोले कि एज देयर इज नो शिमला अग्रीमेंट, देयर इज नो अग्रीमेंट ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। सो ये एक्चुअल स्टेटस है। हर दिन सलामी स्लाइसिंग, आप समझ रहे हो? दे हैव वीकेंड देयर आर्ग्यूमेंट ओनली। उन्होंने अपना बॉर्डर बोल दिया कि बॉर्डर को एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, एक पावरफुल इंडिया के सामने। और 1971 और आज में क्या डिफरेंस है? आप पूछ रहे थे ना क्या डिफरेंस है। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने जो काम किया बहुत अच्छा किया, उसमें कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस था, एब्सोल्युटली यस। आज कैसे डिफरेंट है? दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड है, दोनों को एक दूसरे को डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपके कितने वेपन्स हैं, वो वेपन्स कहां रखे हैं, वो मिसाइल्स कहां हैं, एक दूसरे को डिक्लेयर करना पड़ता है। क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, हमारा तो एक सिटी के ऊपर होगा, उनकी तो कंट्री जाएगी। समझ गए कि इसमें तेरा घर जाएगा बाबा, बिल्कुल पूरा घर जाएगा। तो वाली कैपेसिटी वाली पे बैठा है इंडिया। तो इंडिया के साथ आप बोल रहे हो हमारे बॉर्डर नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए, टेररिज्म, एक्ट ऑफ वॉर, नो रूम फॉर मीडिएशन। ट्रंप ने ये बात जब पिछले टर्म में था तब भी बोला था। ही इज डिल्यूजनल अबाउट कश्मीर। उसको नहीं पता, उसको कहानियां ही नहीं पता, उसको बेसिक फैक्ट नहीं, हजार साल की कहानी है नहीं, ऐसे कोई हजार साल की कहानी। फैक्ट चेक कर दिया इंडिया ने। और मीडिएशन पिछले बार भी कहा था कि मैं, मतलब बेसिकली वो अपना एक इमेज प्रमोट करता है कि आई एम डील मेकर, भाई मैं डील करता हूं तो मैं डील करा दूंगा, इंडिया और पाकिस्तान मीडिएशन करा दूंगा, मैं भाई एक्सपर्ट नेगोशिएटर हूं। वो अपनी ऑडियंस को खुश कर रहा है, 2-4 स्टेटमेंट देता है, उसका रिबर्ट हम कर देते, खत्म हो जाती है बात। उसने जिस तरीके से ग्लोबल लीडर्स को बुला के रूम में ह्यूमिलिएट किया है, he's just like that। आप समझो उसकी पर्सनालिटी डिफेक्ट है, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो? इन अ फर्स्ट ट्रंप सेज लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंडेड कॉन्फ्लिक्ट। अब उसको वापस से वो 15 बार उसने ये बोला मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई है भाई, ठीक है। पहले उसने कहा मैंने सीज फायर कराया, फिर उसने कह रहा न्यूक्लियर वॉर रुकवाई है, ठीक है, पापा बन गया वो, ठीक है। उसके बाद एंड में जब शांति हो गई, जब ये बात पे बहुत प्रेशर बनने लगा कि ट्रंप झूठ के बोल रहा है, यू टर्न ले ले भाई, तो
इंडिया पाकिस्तान ने कराया। डिड मोदी फैक्ट चेक फोर्स ट्रम्प टू मेक यू टर्न ऑन इंडिया पाकिस्तान सीजफायर क्रेडिट? बोलना पड़ा ना, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सीधा बोल दिया कि भाई हम वहां नहीं जाएंगे। अब ध्यान से देखिए प्रॉब्लम क्या है, ट्रम्प को प्रॉब्लम क्या है, क्रेडिट का। ही ऑलवेज वांट्स क्रेडिट। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि काम किसी ने भी किया हो बट उनको चाहिए होता क्रेडिट, किसने किया है। तो भाई ट्रम्प वैसा है, इट्स ओके, उसको वोट चाहिए। अब आप समझिए आसिम मुनीर वहां क्यों है, वाई ही इज देयर, क्यों IMF से आपको बेल आउट मिल रहा है, क्यों वर्ल्ड बैंक आपको ये सब लॉलीपॉप्स दिखा रही है। इसके पीछे कुछ कारण तो होगा ना, स्ट्रैटेजिक रीजंस। क्या अमेरिका चाहेगा कि चाइना अरेबियन सी में पोर्ट बना के एक ऑल्टरनेट एक्सेस बना ले? क्या अमेरिका चाहेगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खत्म हो जाए? बोलिए, आप सोचिए, आप स्मार्ट हैं। क्यों, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जितना चाइना के ये जितने प्रोजेक्ट्स एक्सपैंड होंगे उतना एक्चुअल चाइना बढ़ रहा है, उसके आर्म्स फैल रहे हैं। तो आप बताइए अमेरिका ये अलाउ करेगा? आप अमेरिका होते तो आप अलाउ करते? अब ये देखिए आप ईरान की इमेज, क्या आप चाहेंगे कि ईरान के साथ भी चाइना ऐसे ही एक्सपैंड करे? पहले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ईरान में घुस गया, अफगानिस्तान में घुस गया, तो आपको कहीं ना कहीं लगाम तो लगानी पड़ेगी ना। दूसरी बात, इजराइल के लिए आपको वॉर में कभी भी उतरना पड़ सकता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आप वॉर में उतरेंगे तो आपको पाकिस्तान के बलोचिस्तान जो प्रोविंस है, जो कि ऑक्यूपेशन में है, इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो इस एरिया को यूज करने के लिए, इस कोस्ट को यूज करने के लिए, ताकि आप अपनी शिप्स को डॉक कर सकें, वहां से थोड़ी रिफ्यूलिंग करा सकें। आपके और भी मिडिल ईस्ट में इतने सारे बेसेस हैं, बट वाई नॉट यूज एवरीथिंग दैट पाकिस्तान हैज? सब कुछ यूज करना है। साथ ही साथ पाकिस्तान को कंट्रोल में भी रखना है। रिसेंट टाइम्स में आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बातें होने लगी थी कि मरंग बलोच को नोबेल प्राइज मिलेगा। तो ये फ्री स्पीच, नोबेल प्राइज, मैक्सेसे, बुकर वुकर, ये सब गोलमोल करते करते कब कितनी कंट्री आज़ाद हो जाती है, किस कंट्री में तख्ता पलट हो जाता है, पता नहीं चलता। तो बलूचिस्तान ह्यूमन राइट, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस, उसके ऊपर से बलूचिस्तान को पाकिस्तान खुद ऑफर करना चाहता है कि भाई देखिए चाइना हमको इतना दे नहीं रहा, और जितने मिनरल्स हैं, जितने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो आप माइन करिए, आराम से माइन करिए, बस आप हमें इंडिया के अगेंस्ट सपोर्ट करिए। आपको पता है ये जरूरत तो है ही, दे वांट द सपोर्ट। व्हाई दे वांट द सपोर्ट? क्यों उनको जरूरत है? बिकॉज दे वांट अ हेज अगेंस्ट इंडिया ही। अगर इंडिया चाइना के अगेंस्ट एक हेज है, तो उसी तरीके से पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट एक हेज है अमेरिका, और इट इज यूएस वर्ल्ड। प्लीज, इसमें आपको कोई शक और शुबा नहीं रहना चाहिए। तो आप ये दोनों को समझिए कि अमेरिका विल इंगेज विद इंडिया एंड पाकिस्तान। हवा में मत रहिए। पाकिस्तान भारत से तोड़ के बनाया गया था क्योंकि वेस्ट का ये स्ट्रक्चर था। फिर आपका एक क्वेश्चन था तुर्की पे, तुर्की क्यों हाथ मिला लिया, क्यों जप्पिया कर ली? तो भाई G20 में जाए तो क्या मुंह पे थूक दें? बताओ, उसे बुलाया, अतिथि देवो भव, तो उसको बुलाया तो उसके हाथ मिलाएंगे ना? 50 बातें होंगी, कमरा बंद करके उसको सेंटा जाएगा, उसका टाइट किया जाएगा जिस तरीके से किया जा सकता है, या कुछ बोला नहीं जाएगा। अलग अलग तरीके होते हैं। अब जस्टिन ट्रूडो रूम में बुला के टाइट कर दिया, एर्डोगान से बात कम की। सबके अपने अपने लेवल्स हैं, सबके अपने अपने मैं कहूं पावर स्ट्रक्चर्स हैं। तुर्की बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है नाटो का। तुर्की मिडिल ईस्ट का एक बड़ा प्लेयर है। आप ट्रूडो को तो कभी भी टाइट कर सकते हो, एर्डोगान को आप टाइट नहीं कर सकते। एर्डोगान के साथ आप माइल्ड थ्रेट दे सकते हो। एर्डोगान को आप थोड़ा धीरे धीरे बात कर सकते हो उनके साथ कि कम बात करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये देखिए, ये सिर्फ G20 की एक इमेज से क्या होता है, दिस वे आउट। क्योंकि इंडिया कनाडा के रिलेशन खराब हो रहे थे, बट क्या हमने ट्रूडो को नहीं बुलाया? क्या ट्रूडो की सर्विसिंग नहीं की? क्या ट्रूडो से हाथ नहीं मिलाया? हाथ तो हम सबसे मिलाते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू इवन एंगेज विथ पीपल हु आर अलाइंग देमसेल्फ विद पाकिस्तान। हम कोशिश हमेशा करते हैं कि भाई आप पाकिस्तान के साथ हैं तो भी हम आपके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बात करेंगे। तुर्की ब्लॉक्स इजराइल फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज। सोचिए आप जरा कितना विरोधाभास है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट इज प्रायोरिटी। इस कॉमन सेंस बताइए, इजराइल बेस्ट फ्रेंड किसका है? अमेरिका का। नाटो का मेंबर कौन है? तुर्की। और दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। सीरिया में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। फिर अमेरिका दोनों को बैठ के ब्रोकर कराता है। अब आप सोचिए जरा, पाकिस्तान को लीजिए। पाकिस्तान ईरान का दोस्त, पाकिस्तान पैलेस्टीन का दोस्त, पाकिस्तान सब कुछ करने के लिए तैयार है, बट क्या करता है? यूएस के पास जाके बैठ जाता है। एर्डोगान कॉल्स फॉर फर्मिंग ऑफ पाकिस्तान तुर्की अजरबैजान एक्सिस। क्यों भाई ये एक्सिस बना रहा है? सबसे पहले एर्डोगान ने छोड़ा,
अर्दोगान ने हमें छेड़ दिया था बिल्कुल, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, पाकिस्तान के साथ एलाई किया, क्योंकि पाकिस्तान को एक एलाई तो चाहिए, तो उसने तुर्की को ढूंढा। और रीजन क्या था? धर्म। धर्म। अब मुझे एक बात बताइए, अगर धर्म एक रीजन है तो ईरान की बॉम्बिंग कर रही है, क्या कर लिया तुर्की ने, क्या कर लिया पाकिस्तान ने? कुछ कर लिया? नहीं। अमेरिका के सामने कोई कुछ नहीं कहता, चुप। धर्म वर्म सारे एंगल्स चुप हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं। तो उसी टाइम में इसने कश्मीर की बात की। जब कश्मीर की बात हुई तो इंडिया ने रिएक्ट करना शुरू किया। कैसे रिएक्ट किया? कि भाई जो तुर्की कहता है वही अजरबैजान कहता है। तो हमने अर्मेनिया को आर्म करना शुरू किया, हमने तुर्की को थोड़ा थोड़ा माइल्ड हिंट देना शुरू किया, स्टेटमेंट्स देना शुरू किए, जिसे बोलते हैं ब्लास्ट करना शुरू किया डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, स्नब करना शुरू किया। दैट इज ऑल वी हैव बीन डूइंग। बट हमने बिजनेस इंटरेस्ट को कभी हिट नहीं किया। सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में ये जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ दिखा, बांग्लादेश में जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात करने लगा, उसके कारण हमने तुर्की के अगेंस्ट अब पहली बार ये बोला कि भाई बॉयकॉट। बट किसने बोला? क्या सरकार ने बोला? नहीं। किसने बोला? लोगों ने बोला। क्यों बोला? ताकि अवेयरनेस फैले कि हो सकता है ये कंट्री हमारे अगेंस्ट बहुत खुल के जा रही है। इंडिया कॉल्स अर्दोगान्स कश्मीर रिमार्क अनएक्सेप्टेबल, लॉन्चेस स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। हम ये बातें कर रहे हैं। अब आप बोलिए कि क्या आमिर खान को टारगेट किया गया? नहीं यार, सबको यूट्यूबर्स को भी बोला गया कि क्यों आप भाई पाकिस्तान से पैसे लेके वीडियो बनाते हैं, क्यों व्लॉगिंग करते हैं पाकिस्तान की। क्या आपकी पूरी ऑडियंस पाकिस्तान और बांग्लादेश से? क्या आपकी कितनी % ऑडियंस आपके पाकिस्तान बांग्लादेश से? कितना आपको सपोर्ट है किस पॉलिटिकल पार्टी से? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों आप चुप रहते हो? क्यों कुछ पर्टिकुलर लोग ही चुप रहते हैं? क्यों पूरा बॉलीवुड, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ये अचानक से चुप थी? क्यों वो सारे लोग जो दिन भर सारी बातों पे बात करते हैं वो ऑपरेशन सिंदूर पे पॉज में थे? क्यों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई इंटरेस्ट है? क्या उसमें पैसे आते हैं? तो नॉर्मल लोग क्या क्वेश्चन नहीं करें? नॉर्मल लोग क्या ये कहे नहीं? आप किसी को भी ट्रोल कह दोगे, किसी को अंधभक्त कह दोगे, कुछ भी कह दोगे। नॉर्मल लोग हैं यार, 9 to 5 की नौकरी करते हैं, कुछ यार 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, कुछ फर्स्ट ईयर में है कॉलेज में, पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं चीजों को। और आप इंडिया के नेबरहुड के ऊपर अगर बोलोगे, क्योंकि एक और बहुत तगड़ा नैरेटिव है कि क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिया के नेबरहुड में फेल हो रही है। मैं आपको इसका शॉर्ट एंड स्वीट आंसर ये कहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा यहां पे सिक्योरिटी का काम चल रहा है। फॉरेन पॉलिसी थोड़ा बैक बर्नर में अभी वी आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी सिनेरियो इन आवर नेबरहुड। आप बोलेंगे तो इसके ऊपर मैं एक सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो ले आऊंगा। नाउ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, लोगों को बरगलाना बंद करिए, लोगों को एम्पावर करिए, उनको सिखाइए ताकि वो खुद फिशिंग सीख सकें रादर देन आपकी वीडियो पे डिपेंडेंट रहे। लेट देम लर्न ऑन देयर ओन, ट्रेन पीपल, डू नॉट ब्रेन वॉश देम। फैक्ट्स बताइए, हाफ फैक्ट्स मत बताइए। किसी को हिट करने के लिए ही आप काम मत करिए, कुछ फॉर द बेटर गुड ऑफ इंडिया काम करिए। ये मेरा एक छोटा सा एडवाइस होगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।